चैप्टर 61 सीमंगिंग क्रेजी फेस स्लैपिंग कांट स्टॉप पार्ट 2। सिमिंगजिंग की आंखों में एक ठंडी चमक कौन थी। क्या आप कह रही हैं कि मेरे हाथ में ये कंगन जो मिस बाई का है वह चोरी किया गया था। मिंगजिंग, मुझे पता है कि यह मानना मुश्किल है लेकिन ये तुम्हारी माँ की गलती है, तुम्हारी नहीं। सिमिंगजिंग ने तुरंत पलटकर जवाब नहीं दिया, बल्कि वह मैडम ये के पास गई और दबी हुई नाराजगी से बोली, मैडम ये, मैं अपनी चाची की बात पर यकीन नहीं करती। ये कंगन मुझे आपकी पोती ने पहनने के लिए दिया था। आपकी पोती की हैसियत को देखते हुए वह किसी और का कंगन कैसे चुरा सकती है और फिर एक चोरी का कंगन मुझे पहनने के लिए दे सकती है। क्या वह पागल है। उसने अपना हाथ उठाया जिसमें गुलाबी हीरे से जड़ा हुआ एक शानदार कंगन था जो इतना खूबसूरत था कि सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। उस सुबह मैडम ये ने इसे अपनी पोती की गहनों की पेटी से खुद निकाला था क्योंकि यह सिमिंगजिंग की ड्रेस से एला खा रहा था। अब इस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा था। मैडम ये गुस्से में थी। उन्होंने सोन पियानलान को घूरते हुए कहा, क्या आप कह रही हैं कि मेरी पोती ने अपनी भाभी का कंगन चुराया है। मिस सोंग, आज आपको यह मामला साफ करना होगा, वरना मुझे बदतमीजी करने के लिए दोष मत देना। उद्धरण चिन्ह। ये नियानबाई भी गुस्से में था। उसका युवा चेहरा अहंकार से अकड़ा हुआ था। वह सोन पियानलान को घूर रहा था। आप मेरी चाची पर मेरी माँ की चीजें चुराने का इल्जाम लगा रही हैं। मैं आपको आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तभी सिमिंगजिंग को एहसास हुआ, तो सोन पियानलान जिस मिस बाई का जिक्र कर रही थी वह असल में शियाओबाई की माँ है। सोन पियानलान को डर लगा और उसने सिमिंगजिंग की कलाई को ध्यान से देखा। उसने सिमिंगजिंग की कलाई पर एक चमकदार कंगन देखा जिस पर रंगीन हीरे जड़े थे। ये सफेद हीरे नहीं बल्कि गुलाबी थे। ध्यान से देखने पर स्टाइल भी अलग था। सोन पियानलान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ये वह नहीं है, सोन पियानलान ने घबरा कर कहा, सिमिंगजिंग की कलाई की ओर इशारा करते हुए। वह कंगन कहाँ है जो तुमने पहले पहना हुआ था। उद्धरण चिन्ह। वह कंगन सोन पियानलान ने खुद सिमिंगजिंग को पहनाया था जिसे वह बहुत पसंद करती थी। लेकिन जितना वह उसे पसंद करती थी वह उसे बाहर नहीं पहन सकती थी। वह उसे अपनी गहनों की पेटी में छिपाकर रखती थी, अकेली उसकी तारीफ करती थी। आज मैंने इसे सिमिंगजिंग को एक शानदार तोहफे के तौर पर देने की योजना बनाई थी। ये कहे से हो सकता है कि सिमिंगजिंग अब एक अलग कंगन पहने हुए है। तुमने अपना कंगन बदल दिया। तुमने इसे कब बदला। सबके सामने वह दौड़कर आए और सिमिंगजिंग की दूसरी कलाई पकड़ ली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सोन पियानलान ने पूरे विश्वास के साथ इल्जाम लगाया, तुमने वह कंगन कहाँ छिपाया है। मैंने साफ देखा था कि तुम उसे अपनी कलाई पर पहने हुए थी। चाची, आपको मेरा कंगन देखे हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ है और यहाँ मौजूद सभी लोगों की नज़रों के सामने मैं कंगन कैसे बदल सकती थी। ये किस तरह का मजाक है। सिमिंगजिंग की मुस्कान शांत थी जिसमें एक शालीनता झलक रही थी। आसपास के मेहमानों ने सहमति में सिर हिलाया। उन सब ने देखा कि सिमिंगजिंग के पास कंगन बदलने का कोई मौका नहीं था। सोन पियानलान लगातार सिमिंगजिंग के शरीर पर तलाश कर रही थी। सिमिंगजिंग, जैसे कि सोन पियानलान की बदतमीजी को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसने सोन पियानलान को धक्का दिया। सोन पियानलान लड़खड़ा गई, उसका शरीर डगमगाया। तभी सोन पियानलान की आस्तीन से कुछ गिरा। यह एक चमकदार कंगन था जिसके छोटे हीरे रोशनी में चमक रहे थे। एक तेज नजर वाले व्यक्ति ने कहा, वह मिस बाई का लापता कंगन है। वह सोन पियानलान की आस्तीन से कैसे गिरा। कुछ लोगों ने बात जोड़ी। वह भी सिमिंगजिंग को पागलपन की तरह छू रही थी। कहीं उसने चोरी का सामान सिमिंगजिंग पर छिपाने की कोशिश तो नहीं की। अच्छा हुआ सिमिंगजिंग ने उसे जल्दी से धक्का दे दिया, वरना वह खुद को बेगुनाह कैसे साबित कर पाती। और सियाओ के एक पुराने दोस्त ने गुस्से में घोषणा की, तो ये सोन पियानलान थी जिसने मिस बाई का कंगन चुराया था और उसने सियाओ को फंसाने की भी कोशिश की। ये पूरी तरह से बेशर्मी है। सियाओ के दोस्त के तौर पर मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। चैप्टर 62 मो यिनहे अ ग्लांस ऑफ 10,000 ईयर्स 1। सोन पियानलान इतनी घबरा गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना बचाव कैसे करे। उसने नफरत से सिमिंगजिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, यह ऐसा नहीं है, ये वह थी। कंगन साफ तौर पर उसकी कलाई पर था। ये सच था। हालांकि सभी ने जो देखा वह सोन पियानलान का उसे फंसाने का प्रयास था। हर कोई सिमिंगजिंग के लिए घबरा गया। वह सोन पियानलान द्वारा सफलतापूर्वक फंसाए जाने के कितने करीब थी। बूढ़े मास्टर सू गुस्से में थे। मिंगजिंग का हर कदम हमारी नज़र में है। क्या वह जादू या हाथ की सफाई दिखा सकती है। सिर्फ 1 मिनट के भीतर इतनी सारी आंखों की नजरों के नीचे उसने कंगन बदल लिया और उसे अपनी आस्तीन में डाल लिया। क्या तुम सबको बेवकूफ़ समझती हो। सबको लगा कि सोन पियानलान उन्हें बेवकूफ़ बना रही है। दूसरे लोग शायद न जानते हों लेकिन सोंग तेंगफेई को साफ पता था, वह कंगन सोन पियानलान ने सालों पहले चुराया था और अब वह बूढ़ी मैडम ये के सामने मिंगजिंग को फंसा रही थी। कितनी मूर्खता। कौन नहीं जानता था कि मिस बाई मो यिनहे का उल्टा पैमाना थी। अगर मो यिनहे ने जांच शुरू कर दी तो 10 सोन परिवार भी उसके गुस्से का सामना नहीं कर पाएंगे। और तब एक लंबा शख्स अंदर आया। ये नियानबाई ने खुशी से चिल्लाया, डैडी। उद्धरण चिन्ह। छोटे बच्चे ने जमीन से कंगन उठाया और उस लंबे आदमी के पास दौड़कर गया। उत्सुकता से पूछा, डैडी, क्या यह मम्मी का कंगन है। मो यिनहे ने लोहे ग्रे फिटेड ओवरकोट, एक आरामदायक सफेद हाईनेक कश्मीरी स्वेटर और काले रंग की पैंट पहनी थी जो उनकी कुलीन और परिष्कृत शालीनता को उजागर कर रही थी।
वह रोशनी के सामने डर आए। उनकी उपस्थिति प्रभावशाली और ऊंची थी। अपने बेटे के हाथ में कंगन देखकर मोयिन्हे रुक गए। उनकी गहरी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। ये कहाँ से आया? ये नियानबाई ने सोंग पियानलान की ओर इशारा किया। उस बुरी औरत ने इसे चुराया था और वह इसे मेरी औरत पर थोपना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। चीजें ऐसे नहीं होनी थीं। उसने दोष सिमिंगजिंग पर थोपने की कोशिश की थी ताकि मोयिन्हे उससे नफरत करे, तो आखिर में वह खुद क्यों मुसीबत में पड़ गई? मोयिन्हे सोंग पियानलान की ओर बढ़े। उनकी ऊंची नज़र जैसे कोई अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंकने वाली चींटी को देख रहा हो, डरी हुई सोंग पियानलान पर टिकी हुई थी। मिस्टर मो, यह मैं नहीं थी, सच में मैं नहीं थी। ये वह थी, ये सिमिंगजिंग थी। उसकी माँ ने इसे उसे दिया था। मोयिन्हे ने सोंग पियानलान पर ध्यान देना भी मुनासिब नहीं समझा। इसके बजाय उन्होंने अपना सिर घुमाया और अपने सहायक को निर्देश दिया। उनकी आवाज़ शांत लेकिन प्रभावशाली थी। एक कंट्री के विदेश मंत्रालय को फोन करो। उनसे मुझे एक स्पष्टीकरण देने के लिए कहो। हाँ महामहिम, सहायक ने सिर झुकाया। इस मामले को बढ़ाया या कम किया जा सकता था, लेकिन महामहिम इसे टालना नहीं चाहते थे। एक कंट्री के किसी व्यक्ति ने अटलांटिस साम्राज्य की क्राउन राजकुमारी का कंगन चुरा लिया था। सोंग पियानलान मौत को बुलावा दे रही थी। सोंग तेंगफेई भी पसीने से भीग रहा था। मिस्टर मो, यह एक गलतफहमी है, सिर्फ एक गलतफहमी। क्या हम इसे निजी तौर पर सुलझा सकते हैं? मैं मुआवजा देने को तैयार हूँ, 2 गुना मुआवजा। सहायक ने तेज आवाज में डांटा। आप कौन होते हैं जो महामहिम के साथ निजी तौर पर मामले को सुलझाएंगे? अगर आप निजी निपटान चाहते हैं तो अपने विदेश मंत्रालय को एक कंट्री की शाही राजधानी में हमारे अटलांटिस साम्राज्य के दूतावास में जाकर बात करने के लिए कहें। डैडी, ये जगह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। वे सब मेरी औरत को धमकाना चाहते हैं। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, ये नियानबाई ने घोषणा की। ये नियानबाई आत्मविश्वास से सिमिंगजिंग के पास आया, उसका हाथ पकड़ा और कहा, जिंगजिंग, मेरे साथ चलो। मुझे अभी भी होमवर्क करना है। सिमिंगजिंग का दिल, हालांकि, तेजी से धड़क रहा था। उसने मोयिन्हे की अथांग नज़र को खुद पर पड़ते देखा। उनके होठों पर एक मुस्कान थी, जैसे वह एक ही नज़र में एक जीवनकाल तक फैला हुआ था, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चैप्टर 63 मोयिन्हे, अ ग्लांस ऑफ 10,000 ईयर्स टू। सिमिंगजिंग का शरीर एक पल में अकड़ गया, उसके पैर लगभग लड़खड़ा गए। उसे अंतर्ज्ञान से पता चला कि यह आदमी जिस तरह से उसे देख रहा था वह परेशान करने वाला था। क्या यह मुस्कान एक ऐसी थी जिसमें खंजर छिपा था? ऐसा लगा कि आज रात उसे एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, चाहे दादा सोंग और सोंग पियानलान से हो, या इस शक्तिशाली उच्च पदस्थ क्राउन प्रिंस से। जो आने वाला था उससे बचा नहीं जा सकता था। मोयिन्हे की नज़र गहरी और लंबी थी। वह सिमिंगजिंग से हटी नहीं, और न ही वह उसे हटाना चाहते थे। वह मोहक खुशबू वाकई उसी से आ रही थी। ये औरत कौन थी? छोटा ये नियानबाई अभी भी सिमिंगजिंग का हाथ खींच रहा था। उसे जगह पर जड़वत खड़े देखकर उसे लगा कि वह चलना नहीं चाहती। गुस्से में उसने कहा, जिंगजिंग, छोटे मास्टर के साथ घर चलो। तुम छोटे मास्टर की औरत हो, छोटे मास्टर का घर तुम्हारा घर है। चलो चलते हैं। मिंगजिंग, चलो चलते हैं। बूढ़ी मैडम ये भी आई और अपनी बांह उसके कंधों पर रखी। उनके चेहरे पर दया का भाव था। साफ तौर पर वह एक पल भी और नहीं रुकना चाहती थी। सिमिंगजिंग चाहती थी कि वह जमीन में दरार ढूंढकर गायब हो जाए। वह जाना तो चाहती थी, लेकिन बूढ़ी मैडम ये और शियाओबाई के साथ नहीं। बल्कि, मैडम ये, मैं जो दवा प्रिजन स्टार से लाई थी वह अभी भी दादा सू के घर पर है। मैं आज रात आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी। मैं मिस्टर शी के लिए दवा तैयार करने दादा सू के घर जा रही हूँ। उनकी बीमारी का इलाज टाला नहीं जा सकता। ये कहकर सिमिंगजिंग ने शे चांगयुआन और दादा सू की ओर मुड़कर कहा, मिस्टर शे, दादा सू, क्या हम पहले चलें? दादा सू, बेशक, बहुत खुश थे। चलो चलो मिंगजिंग, अब से तुम्हें मेरे घर में रहना चाहिए। तब मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हें कौन नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है। शे चांगयुआन तो अपनी दवा लेने के लिए और भी उत्सुक थे और उनके साथ कदम मिलाने की जल्दी में थे। लेकिन उन्होंने 2 कदम भी नहीं उठाए थे कि सिमिंगजिंग की कलाई अचानक एक प्रभावशाली बल द्वारा रोक ली गई। उसने नीचे देखा और एक बड़ा हाथ देखा। मोयिन्हे के पास एक जोड़ी अविश्वसनीय रूप से सुंदर हाथ थे। वे लंबे और साफ थे, जो एक कोमल पकड़ के लिए पर्याप्त रूप से नाजुक लगते थे। हालांकि, उनकी ताकत ऐसी थी कि सिमिंगजिंग, जो गुप्त रूप से संघर्ष कर रही थी, जितना भी कोशिश कर ले, वह खुद को छुड़ा नहीं सकी। उसने ऊपर देखा, उसकी नज़र मोयिन्हे की गहरी, भंवर जैसी आंखों से मिली। सिर्फ एक नज़र के बाद उसने जल्दी से अपनी नज़र हटा ली। इस आदमी की नज़र, ऐसा लगता है कि वह मुझे पूरा निगल जाना चाहता है। ये खत्म हो गया था। उसने जरूर अंदाजा लगा लिया होगा कि उसने उसकी प्रेमिका का रूप धारण किया था और यहाँ तक कि उसकी बाहों में पूरी रात सोई थी। हालांकि यह उसकी मंशा नहीं थी, यह एक अनडिनायबल फैक्ट था। यह आदमी जरूर सोच रहा होगा कि उसकी मंशा सोंग पियानलान की तरह ही बुरी है। सिमिंगजिंग की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। भोज हॉल में बाकी लोग इस दृश्य को देखकर सदमे में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ लोगों को डर था कि मोयिन्हे सोंग पियानलान की बातों पर यकीन कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत स्पष्ट करने के लिए कहा, मिस्टर मो, मिंगजिंग सच में वह नहीं थी जिसने हार चुराया था। ये सही है। अपना गुस्सा उसकी तरफ मत मोड़ो। मिस बाई का हार मिंगजिंग के पैदा होने से पहले ही खो गया था। ये सोंग पियानलान थी जिसने उसे फंसाया।
मो इन्हें, हालांकि ऐसा लगा कि उन्होंने उन्हें सुना ही नहीं। उन्होंने सिमिंगजिंग की कलाई पर अपनी पकड़ बनाए रखी, उनकी गहन, जांच करने वाली नज़र उसके चेहरे पर टिकी हुई थी, उनकी आंखों में एक मनमोहक चमक थी। अगर तुम बीमारियों का इलाज कर रही हो, तो क्या प्राथमिकता का एक क्रम नहीं होना चाहिए? आज रात मुझे कौन सी दवा लेनी चाहिए? उसने उसे 3 दिन की दवा दी थी, और वह उसे पहले ही खत्म कर चुका था। आज रात, उसके पास लेने के लिए कोई दवा नहीं बची थी। इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हुए, मोइन्हे उसे सबकी नज़रों के सामने भोज हॉल से बाहर ले गए। बाहर दरवाजे पर पहुंचते ही, रात की हवा उसके चेहरे से टकराई और सिमिंगजिंग का दिमाग थोड़ा साफ हुआ। मिस्टर मो, कृपया मुझे छोड़ दें। मैं खुद चल सकती हूँ। क्या ऐसा है? मोइन्हे ने ध्यान नहीं दिया। उनकी बांह मजबूत और शक्तिशाली थी, उन्होंने उसकी पतली कलाई पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उनकी मुस्कान में शिकायत का एक संकेत छिपा हुआ था जब उन्होंने कहा, मुझे लगा कि तुम घर का रास्ता भूल चुकी हो। सिमिंगजिंग, इसका क्या मतलब था? चैप्टर 64 मोइन्हे, लेट्स हैव अ गुड चैट टुनाइट 1। सिमिंगजिंग को पता नहीं था कि कैसे जवाब दिया जाए, और अंत में, मोइन्हे ने उसे विला के बाहर इंतजार कर रही कार में बिठाया। लंबी बेंटले 6.1 मीटर लंबी थी। इसकी कम चाबी, शानदार पॉलिश की हुई काली बाहरी बनावट जिसमें सोने के रंग के निशान थे, एक कुलीन शालीनता बिखेर रही थी। बिना एक शब्द कहे, उन्होंने उसे कार में धकेला, फिर एक लंबी छलांग के साथ, वह खुद भी जल्दी से अंदर बैठ गए। बूढ़ी मैडम ये और ये नियान बाई, जिन्हें किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं थी, जल्दी से कार में उनके पीछे पीछे आ गए। बूढ़ी और युवा दोनों बहुत फुर्तीले थे। एक बार जब छोटा ये नियान बाई कार में बैठ गया, तो उसने अपने काबिल डैड को एक अंगूठा दिखाया। डैडी, आप बहुत कूल हैं। आप जानते हैं कि मेरे लिए एक पत्नी कैसे लानी है। मोइन्हे ने अपने बेटे को जवाब नहीं दिया। कार की बंद जगह जल्द ही सिमिंगजिंग के ड्रैकोनिक फेरोमोन से भर गई। छोटे ये नियानबाई ने गहरी सांस ली, फिर उसके करीब आ गया। जिंगजिंग, तुम बहुत अच्छी खुशबू देती हो। उद्धरण चिन्ह। ये नियानबाई सूंघना जारी रखना चाहता था, लेकिन मोइन्हे ने उसे एक हाथ से उठाया और उसे अपनी दूसरी तरफ रख दिया। उसी समय, मोइन्हे ने एक खिड़की नीचे की, जिससे हवा अंदर आकर उस गहरी खुशबू को बिखेर दे। सिमिंगजिंग ने पिछली सीट पर खिसकने का मौका उठाया और बूढ़ी मैडम ये के साथ बातें करने लगी, पूरे समय सामने एक हने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मोइन्हे, हालांकि, उन्हें परवाह नहीं थी। वह शालीनता से बैठे, उनकी गहरी आंखें पीछे देखने वाले शीशे में उसके बेचैन प्रतिबिंब को देख रही थीं, उनकी नज़रें अर्थपूर्ण थीं। सिमिंगजिंग को कार में हवा कष्टदायक लगी। ये परिवार की संपत्ति सोंग परिवार के निवास से कुछ दूरी पर थी, इसल छोटी ये कार ये परिवार की संपत्ति तक पहुंचने और बूढ़ी मैडम ये के विला के प्रवेश द्वार पर रुकने से पहले पूरे 40 मिनट तक चली। बूढ़ी मैडम ये पहले बाहर आईं। कार के पास खड़े होकर, उन्होंने ईमानदारी से सिमिंगजिंग का हाथ पकड़ा। मिंगजिंग, यहीं रहो और चिंता मत करो। अभी के लिए, सोंग परिवार में वापस मत जाओ। अगर आज रात तुम्हारी तेज सोच नहीं होती, तो कौन जानता है कि वे तुम्हें कितनी बुरी तरह से धमकाते। आपका धन्यवाद, बूढ़ी मैडम ये। लेकिन उसे धमकाना इतना आसान नहीं होगा। ये परिवार की संपत्ति, दूसरी ओर, अब खतरे से भरी हुई थी। जब बूढ़ी मैडम ये अंदर गईं, तो कार और 2 मिनट तक चली। मोइन्हे जहां रहते थे, उस विला के सामने रुकी। जैसे ही वह कार से बाहर निकली, सिमिंगजिंग ने कहा, शियाओ बाई, मिस्टर मो, शुभ रात्रि। मैं स्नान करने और आराम करने के लिए अनेक्स में जा रही हूँ। छोटा ये नियानबाई उसके पीछे जाना चाहता था। जिंगजिंग, चलो एक साथ नहाते हैं। मैं अपनी पीठ तक नहीं पहुंच सकता, तो मुझे रगड़ने में मदद कर सकती हो, उसने प्रस्ताव दिया। मोइन्हे ने उसे गर्दन से एक हाथ से उठाया, एक बिल्ली के बच्चे की तरह, छोटे लड़के को विला में वापस ले गए और उसे लिविंग रूम में बिठा दिया। जाओ अपना होमवर्क करो। छोटा ये नियानबाई अनिच्छुक था। मैं पहले जिंगजिंग के साथ नहाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद होमवर्क करूंगा। पुरुष और महिला अलग होते हैं। लेकिन डैडी, जिंगजिंग मेरी पत्नी है, इसलिए ठीक है, उसने अपने बचपन की आवाज में जोर दिया, पूरी तरह से आत्मविश्वासी लग रहा था। मोइन्हे को उसे एक जोरदार थप्पड़ मारने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। उनकी आवाज गहरी और अधिकारपूर्ण थी। तुम्हारे पास होमवर्क करने के लिए आधा घंटा है। मैं आधे घंटे में जांच करूंगा। अगर यह ठीक से नहीं हुआ, तो अपनी पीठ देखना। गुस्से में, ये नियानबाई ने मुंह बनाया और अपनी छोटी सी पीठ बाहर निकाली। हम्फ, मैंने अभी अभी पाद मारी। मुझे उम्मीद है कि हवा इसे आपके मुंह में उड़ा देगी। अपने डैड के असंतुष्ट चेहरे को देखकर, ये नियानबाई भाग गया। सिमिंगजिंग अनेक्स में लौटने के बाद, उसने अपनी घबराहट को शांत करने के लिए एक लंबा, गर्म स्नान किया। बाथटब में लेटे हुए, उसने सोचा, क्या खुद को सौंपना बेहतर है, या अंत तक सब कुछ नकारना। जैसा कि कहावत है, जो कबूल करते हैं उनके लिए नरमी, जो विरोध करते हैं उनके लिए सख्ती। कुछ मुठभेड़ों के बाद, वह समझ गई थी कि मोइन्हे एक ऐसा आदमी नहीं था जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। उसकी बुद्धिमत्ता उसकी जितनी ही थी, उसने जरूर अंदाजा लगा लिया होगा कि उसने उसकी पहचान गलत समझी थी। वह आगे क्या करेगा? चैप्टर 65 मोइन्हे, लेट्स हैव अ गुड चैट टुनाइट टू। सिमिंगजिंग ने स्नान कर लिया था। एक बाथ टॉवल में लिपटी और एक वायरलेस हेयर ड्रायर पकड़े हुए, वह अपने गीले बालों को सुखाते हुए बाथरूम से बाहर निकली, अभी भी सवाल पर विचार कर रही थी। ऊपर देखते ही, उसने अचानक एक लंबा, पतला आदमी देखा।
उसने पहले ही अपना लोहे ग्रे कोट उतार दिया था और एक आरामदायक सफेद कश्मीरी स्वेटर पहने हुए था। वह उसके बिस्तर के सिरहाने बैठा था। सिमिंगजिन के कदम रुक गए, उसकी आत्मा डर से लगभग बाहर निकल गई। मिस्टर मो, आप आधी रात में मेरे बेडरूम में क्यों हैं? सिमिंगजिन ने जल्दी से खुद को संभाला, सब कुछ नकारने का फैसला किया, यहाँ तक कि मौत तक। अगर इस आदमी को पता चला कि उसने गलत व्यक्ति को चूमा था, तो क्या वह उसे शांत करने के लिए उसका गला नहीं काट देगा? वह किसी ऐसे व्यक्ति जैसा लग रहा था जिससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। उसका साधारण बैठने का तरीका ही एक जबरदस्त दमन की भावना को उजागर कर रहा था। अपने लंबे पैरों और ग्रेसफुल मुद्रा के साथ, उसका पूरा अस्तित्व एक शक्तिशाली आभा विकीर्ण कर रहा था, जो स्पष्ट रूप से उसे श्रेष्ठ और अटूट चिन्हित कर रहा था। सिमिंगजिंग ने वायरलेस हेयर ड्रायर को कसकर पकड़ा। मोयिन्हे को चुप देखकर उसका गला सूख गया। जैसे ही वह और कुछ कहने वाली थी, आदमी अचानक खड़ा हो गया और उसकी ओर चला। सिमिंगजिंग बार बार पीछे हटी जब तक कि उसकी पिंडली बेडरूम में एक बीनबैग कुर्सी से नहीं टकरा गई। पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बची। उसने अपना सा छोटी इरा ऊपर उठाया और कंपोजर का नाटक किया। मिस्टर मो, कृपया शांत हो जाएं। मोयिन्हे ने सीधे उसके हाथ से वायरलेस हेयर ड्रायर ले लिया। अपनी हथेली उसकी पतली कंधे पर दबाते हुए उसने उसे बीनबैग कुर्सी पर नीचे धकेला। इससे पहले कि वह उठ पाती, उसकी लंबी सूखी उंगलियों ने उसके गीले बालों को उठाया। अगले ही पल, सने वायरलेस हेयर ड्रायर को उसके गीले बालों पर साधा और वास्तव में सिमिंगजिंग एक पल के लिए जम गई, फिर ऊपर देखा। यह आदमी उसके बाल क्यों सुखा रहा था? मोयिन्हे ने नीचे देखा, उसकी आंखों में भ्रम को पकड़ा। वह नजर बहुत अपरिचित थी, उसकी बच्ची जैसी बिल्कुल नहीं, लेकिन उसकी खुशबू अनडिनायबल थी। असल में क्या हो रहा था? उसका चेहरा भी बदल गया था। पहले उसकी फीनिक्स जैसी आंखें थीं, अब वे आड़ू के फूल जैसी आंखें थीं। हालांकि उसकी पलकें अभी भी पंखों जैसी थीं, लंबी और घुमावदार। उसकी विशेषताएं नाजुक और सुंदर थीं, फिर भी उसके पुराने सेल्फ का कोई निशान नहीं मिला। वह पूरी तरह से बदल गई थी। अगर उसे उसके हार्मोन्स की खुशबू याद नहीं होती, तो वह उसे अपनी बच्ची से जोड़ने की हिम्मत नहीं करता। क्या ये वह हो सकती है? मोयिन्हे 100% निश्चित नहीं थे। अभी के लिए, ये सिर्फ एक अनुमान था। मिस्टर मो, मैं इसे खुद कर सकती हूँ। सिमिंगजिंग ने अजीब तरह से वायरलेस हेयर ड्रायर वापस छीन लिया। आदमी इतना करीब खड़ा था, उसके बाल उसके लिए सुखा रहा था, उसका हर कदम दुलार से भरा था। सिमिंगजिंग को बहुत असहज महसूस हुआ। माहौल थोड़ा अस्पष्ट लग रहा था। यह आदमी क्या करने वाला था? हिलो मत। मोयिन्हे ने वायरलेस हेयर ड्रायर वापस छीन लिया। वह उसके सामने लंबा और प्रभावशाली खड़ा था, कुशलता से उसके बाल सुखा रहा था। नारंगी रंग की लैंप की रोशनी उसकी मजबूत, सीधी पीठ पर पड़ रही थी, जिससे उसके चेहरे पर एक आकर्षक छाया पड़ रही थी। इस छाया के कारण हवा ही गर्म होती लग रही थी। सिमिंगजिंग कैसे स्थिर रह सकती थी? वह उसकी बांह के नीचे से निकली और खिसक गई। वह 2 कदम पीछे हटी, फिर अलमारी में एक कोट खोजने के लिए मुड़ी। उसने उसे खुद पर लपेटा, उसे बटन लगाना नहीं भूली। खुद को कसकर लपेटने के बाद, सिमिंगजिंग ने एक सख्त चेहरा बनाकर कहा, मिस्टर मो, क्या आपको नहीं लगता कि आधी रात में एक युवा महिला के बेडरूम में जबरन घुसना अनुचित है? क्या आप पृथ्वी के सभी पुरुषों में ऐसी बुनियादी सभ्यता की कमी है? उद्धरण चिन्ह। मोयिन्हे ने एक भौं उठाए और धीरे से हंसे, जैसे उन्होंने कोई मजाक सुना हो। मिंगजिंग, तुम मेरे बेडरूम में दौड़कर आ सकती हो और मेरे बिस्तर में घुस सकती हो, और यह ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे बेडरूम में आता हूं, तो यह सभ्यता की कमी है। ये किस तरह का तर्क है? मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। सिमिंगजिंग की आंखें अपराध बोध से इधर उधर घूम रही थीं, उसने उसकी नजरों से मिलने की हिम्मत नहीं की। इसे स्वीकार नहीं कर रही हो? मोयिन्हे उसकी ओर बढ़े, उसकी बांह पकड़ी और उसे बीनबैग कुर्सी पर वापस खींच लिया, उसे बैठने के लिए दबा दिया। कोई बात नहीं, पहले तुम्हारे बाल सूखने दो। एक बार जब वे सूख जाएं, तो हम धीरे धीरे बात कर सकते हैं। आखिरकार, रात लंबी है और हमारे पास बहुत समय है। चैप्टर 66 मोयिन्हे, ज़ेनलोंग फ्रेग्रेंस, द क्योर फॉर योर नंबर 1। दिसंबर की रातें खासकर उदास और ठंडी होती थीं। खिड़की के बाहर बर्फ अभी तक पिघली नहीं थी और लापरवाही से सर्दी लग सकती थी, खासकर क्योंकि वह अपने एस्ट्रेस पीरियड में थी जब उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती थी। वह अपने एस्ट्रेस पीरियड के दौरान पहले भी कई बार बीमार पड़ चुकी थी। मोयिन्हे को यह अच्छी तरह याद था, उसकी छींकने और नाक पोंछने की दयनीय तस्वीर अभी भी उसके दिमाग में छपी हुई थी। तो मोयिन्हे को कोई जल्दी नहीं थी, वह उसके बाल सुखाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। सिमिंगजिंग की खोपड़ी में सिहरन हो रही थी। ये कौन सी रणनीति थी? इस आदमी को पता चला कि उसने गलत व्यक्ति को पकड़ा था, गलत व्यक्ति को चूमा था, फिर भी वह शर्मिंदा या गुस्सा नहीं था। इसके बजाय, वह उसके साथ एक प्रेमी की तरह व्यवहार कर रहा था, उसके बाल धीरे धीरे सुखा रहा था। यहाँ तक कि उसकी सामान्य स्पष्टता और लोगों को पढ़ने की क्षमता के साथ, उसका दिमाग अब सवालों से भरा हुआ था। सिमिंगजिंग ने अपनी पंखों जैसी पलकें नीचे झुका लीं। उसके 2 बेचैन छोटे हाथ उसकी गोद पर आपस में जुड़े हुए थे, उसकी मुद्रा शालीन थी। वह शांत लग रही थी, लेकिन उसकी पीठ तनी हुई थी। सीधे आगे देखते हुए, उसकी नज़र उस आदमी की कमर के चारों ओर की बेल्ट पर पड़ी। मगरमच्छ के चमड़े की स्वाभाविक रूप से ढाल वाली चौकोर बनावट ने उसकी पतली कमर पर जोर दिया। सिमिंगजिंग ने पलक झपकाई, ये सोचकर हैरान थी, इस आदमी की कमर बहुत मजबूत होनी चाहिए।
यह महसूस करते हुए कि उसके विचार शुद्ध नहीं थे, सिमिंगजिंग ने जल्दी से अपनी नज़र हटा ली, चुपचाप इसका दोष अपने एस्ट्रस पीरियड पर डाल दिया। ये सब इस एस्ट्रस पीरियड की गलती है। इस समय उसने उस आदमी पर बसी हुई कुरकुरी साफ खुशबू को पकड़ा। ये चंदन की खुशबू थी। फिर भी यह मंदिरों में चंदन की तरह तीखी नहीं थी। इसके बजाय यह एक शुद्ध प्रामाणिक चंदन की खुशबू थी। इसने स्थिरता और रहस्य, अलगाव और असेटिसिज्म की छाप दी। फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से मोहक भी थी। खुशबू हल्की थी, बहुत तीखी नहीं, और पूरी तरह से एडिक्टिव थी। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे यहाँ इत्र की अनुमति नहीं थी? उसने सोचा, फिर भी वह खुद इसका इस्तेमाल करके बहुत खुश लग रहा है। तुमने ध्यान दिया? मोयिन्हे के होंठ एक मुश्किल से दिखाई देने वाली मुस्कान में मुड़ गए। यह उसका पसंदीदा इत्र था। मोयिन्हे ने सोचा, 1 साल, अपने जन्मदिन के लिए, उसने कहा था कि वह उसे एक उपहार देना चाहती है। उसने जवाब दिया, तो मुझे इस दुनिया में कुछ अद्वितीय दो। उस साल उसकी छोटी बहन अपने पहले प्यार का अनुभव कर रही थी, एक पतले, साफ सुथरे लड़के के प्यार में पड़ गई थी। हालांकि उसका पार, छोटी इवारिक पृष्ठभूमि सामान्य था, इसलिए उसकी बहन, एक महंगा उपहार उसके गौरव को चोट पहुंचा सकता है, ये सोचकर उसे एक स्वेटर बुनने का एक नया विचार आया। मोयिन्हे ने जलन के साथ देखा, यह उम्मीद करते हुए कि सिमिंगजिंग भी उसके लिए एक स्वेटर हाथ से बुनेगी, जैसा कि उसकी बहन अपने क्रश के लिए कर रही थी। इसके बजाय उसने उसे सीमित संस्करण पुरुषों के इत्र की एक बोतल खरीदी। बेशक वह इत्र उसका दिल जीतने में असफल रहा और उसने उसे तुरंत एक दराज में भेज दिया, जिसे भुला दिया गया। वह अगले साल के अपने जन्मदिन के उपहार की प्रतीक्षा करने लगा। उस लंबे साल के दौरान उसने सूक्ष्मता से उसके दिमाग में यह विचार डालने की कोशिश की, स्पष्ट रूप से पूछने के अलावा सब कुछ किया। फिर भी उसके अगले जन्मदिन पर उसे अभी भी पुरुषों का इत्र मिला। उस पल मोयिन्हे समझ गए, अगर कोई आदमी अपनी इच्छाओं को क्रिस्टल क्लियर नहीं करता है, तो एक महिला कभी भी सच में नहीं समझ पाएगी कि वह क्या चाहता है। एक बार शराब से हिम्मत पाकर उसने अपनी असंतोष का संकेत दिया। हालांकि उससे अपराध या पछतावा जगाने के बजाय उसे एक गाली गलौज मिली। उसने चिल्लाया था, मोयिन्हे, तुम कमीने। पिछले साल मैंने तुम्हें इत्र दिया और तुमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। तुमने कहा कि दुनिया में सबसे अद्भुत खुशबू मेरे अपने फेरोमोन्स थे। इसकी वजह से मैंने इत्र बनाना सीखने में पूरा 1 साल बिताया। मैंने इसे अनगिनत बार मिलाया जब तक कि मैंने आखिरकार यह खुशबू नहीं बनाई जिसे मैं अपने एस्ट्रस पीरियड में सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि दुनिया में सबसे अद्भुत खुशबू तुमसे आए। इस तरह जब मैं अपने एस्ट्रस पीरियड में हूँ तो मैं केवल तुम पर झपटना चाहूंगी, कभी किसी और पर नहीं। और एक और बात, क्या तुम्हें मेरा ड्रैगन रूप पसंद नहीं है? अगर मैं अपने एस्ट्रस पीरियड के दौरान इस खुशबू को सूंघती हूँ तो 15 मिनट के भीतर मैं इतनी कमजोर और शिथिल हो जाऊंगी कि मैं अपने आप को अपने ड्रैगन रूप में बदलने से रोक नहीं पाऊंगी, जैसे कि मैंने सॉफ्ट बोन पाउडर ले लिया हो। फिर मैं केवल शिथिल रूप से तुमसे चिपक पाऊंगी। क्या ये तुम्हें एक्सटैटिक नहीं कर देगा? चैप्टर 67 मोयिन्हे, ज़ेनलोंग फ्रेग्रेंस, द क्योर फॉर योर नंबर 2। मैंने इस इत्र को विशेष रूप से अपनी खुशबू को खत्म करने के लिए बनाया है। इसे तुम्हें सौंपना मेरे जीवन को तुम्हारे हाथों में सौंपने जैसा है। फिर भी तुम इसे अभी भी नापसंद करते हो, जिसमें किसी भी तरह की रोमांस की भावना की कमी है। अगर तुम इसे नहीं चाहते तो इसे मुझे वापस दे दो। मैं इसे क्वल लियूशान को दूंगा। उसे यह जरूर पसंद आएगा और वह निश्चित रूप से तुम्हारे जितना अनअप्रिशिएटिव नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह उसी जगह पर होश में आ गया। वह उसे हर बार जब वह एस्ट्रस में जाए तो क्वल लियूशान पर झपटने की अनुमति कैसे दे सकता था? क्या उस कमीने क्वल लियूशान को उसके द्वारा बनाया गया इत्र भी लायक था? अब से ये सिर्फ उसके एस्ट्रस के दौरान ही नहीं होगा, जब तक वह पास में होगी, वह इसे हर दिन पहनेगा। सिमिंगजिंग ने सिर हिलाया, खुशबू की आदी थी, और पूछा, ये बहुत अच्छी खुशबू देता है, ये कौन सा इत्र है? वह खुद एक बोतल खरीदेगी। ये बहुत मोहक था। वह पहले केवल अपने स्वाद की कलियों पर स्वाद के आनंद को जानती थी, लेकिन वह अब ये डिस्कवर कर रही थी कि उसकी नाक के माध्यम से गंध का आनंद कितना अधिक नशीला और अवर्णनीय हो सकता है। मोयिन्हे ने अचानक उसे ध्यान से देखा, उसकी नज़र उसकी अनजान मादकता पर टिकी हुई थी, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट थी जब उसने कहा, ज़ेनलोंग फ्रेग्रेंस, तुम्हारे जैसी शरारती ड्रैगन को खत्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया। सिमिंगजिंग स्पीचलेस थी। उसकी पलकें, मोटी और लंबी, ऑकवर्ड रूप से कुछ बार फड़फड़ाईं। कौन उसे बता सकता था कि इसका क्या मतलब था? हालांकि यह आदमी बहुत चालाक था और उससे निपटना आसान नहीं था। अब अपनी ड्रैगन पहचान से इनकार करने से वह बिल्कुल भी नहीं मानेगा। सिमिंगजिंग के होंठ थोड़े से भिंचे जब उसने रणनीति बदलने का फैसला किया। मिस्टर मो, मैं आधी रात में आपके बेडरूम में घुसने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। यह मजबूरी का एक कार्य था। सच यह है, मैंने आपको जो 3 खुराक दी, वे आमतौर पर किसी के लिए भी अप्रतिरोध्य होंगी। मैंने ये दवा देने की हिम्मत की क्योंकि मेरी ड्रैगन पहचान मुझे आपके शरीर के भीतर की ठंडक को दूर करने में सक्षम बनाती है। हालांकि इलाज जोखिम भरा था, मुझे इसमें पूरा भरोसा था। आखिरकार यह एक हीलर का दिल है जो आपकी बीमारी को ठीक करना चाहता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी मूर्छा की स्थिति में मुझे शियाओबाई की मां समझेंगे और मुझे फोर्स फील्ड प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर भी बंद कर देंगे। अन्यथा वे अप्रिय और अजीब घटन
आय नहीं होती। उसने ईमानदारी से बात की, सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया, ये निश्चित रूप से जानबूझकर नहीं था। फिर भी उसकी सिंसियर व्याख्या सुनकर मोयिन्हे की भौहें रिलैक्स नहीं हुई बल्कि और भी गहरी हो गईं। जैसे कि वह एक अभेद्य मेलंकली को सहन कर रहे थे। उनकी नज़र, ठंडी और साफ, उसके चेहरे पर टिकी हुई थी क्योंकि उन्होंने उसे लंबे समय तक स्क्रूटिनाइज किया। वह झूठ बोलती हुई नहीं लग रही थी, लेकिन वह उसके द्वारा कहे गए एक भी शब्द को सुनना नहीं चाहता था। इससे पहले कि वह बोलती, मोयिन्हे आशा की एक आखिरी डोर से चिपके हुए थे। उन्होंने सोचा कि वह इसलिए गुस्से में थी क्योंकि उसने उसे तुरंत नहीं पहचाना था और वह उसके साथ अफवाहें नहीं फैलाना चाहती थी। उनका मानना था कि इसीलिए उसने उसे नहीं जानने का नाटक किया था। अन्यथा वह हर रात उसके बिस्तर में नहीं खिसकती, जानबूझकर उसे चिढ़ाती। लेकिन उसकी व्याख्या के बाद उसके दिल में फैंटेसी का वह टुकड़ा एक शीशे की तरह टूट गया, कुछ भी नहीं बचा लेकिन टुकड़े। मोयिन्हे का हाथ अपनी अलग अलग गांठों के साथ हेयर ड्रायर को कसकर पकड़ लिया। वह उसे भूल गई थी, या ये था कि वह सच में उसकी बच्ची नहीं थी। सिमिंगजिंग ने कमरे के भीतर ठंडी हवा को बेतहाशा दौड़ते हुए महसूस किया। ठंड की एक लहर आ रही थी और उसने जल्दी से कहा, मिस्टर मो, ये हमारे बीच रहेगा और मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि किसी तीसरे पक्ष को पता नहीं चलेगा। जहाँ तक आपकी बाहों में एक रात बिताने का सवाल है, अगर आप सच में इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो इसे एक आवारा बिल्ली या कुत्ते के साथ गले मिलने से ज़्यादा कुछ न समझें। शुक्र है, वह अपने ड्रैगन रूप में थी, इंसान नहीं। तुम न तो एक आवारा बिल्ली हो और न ही एक आवारा कुत्ता। मोयिन्हे की आवाज़ धीमी थी, उसमें जबरदस्त दबाव था जो उसके लिए खुद को नीचा दिखाने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता था। फिर भी सिमिंगजिंग ने सोचा कि वह इस मामले को खत्म नहीं करना चाहता और कांपते हुए पूछा, जो हो गया सो हो गया, तो आप इसे कैसे सुलझाना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह। मोयिन्हे ने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी, बस उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, ये विशिंग करते हुए कि वह उसके अपरिचित चेहरे को फाड़ सके ताकि देख सके कि क्या उसे वह अभी भी उसे याद करती है या नहीं। यहाँ मोयिन्हे, जिनलॉन्ग फ्रेग्रेंस, द क्योर फॉर योर नंबर 3 अध्याय का हिंदी अनुवाद है। उसके चेहरे पर उसे झूठ का कोई निशान नहीं मिला। जो उसने कहा, वह सच हो सकता है। वह नाराज था, उस अपरिचित चेहरे को देखना नहीं चाहता था। उसे देखकर उसे बेवफाई का अपराध बोध महसूस हो रहा था। उसका खुद का न्याय करने का तरीका था। अगर वह उसकी जान थी, तो केवल 15 मिनट में वह अपना असली रूप दिखा देगी। तब उसकी असली पहचान पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। मोयिन्हे को कोई जल्दी नहीं थी। वह इंतजार कर सकता था। वह भी उससे बात नहीं करना चाहता था। हर एक शब्द चुभ रहा था। मोयिन्हे ने सिमिंगजिंग के बाल सुखाने पर ध्यान दिया। वह इसमें काफी माहिर था, कुछ ही बार में उसने आसानी से उसके बालों को घनी दिखावट दी। इसके अलावा बाल और भी चिकने हो गए थे और बिल्कुल भी रूखे नहीं थे। वे उसकी उंगलियों से रेशम की तरह फिसल रहे थे, एक ऐसी अनुभूति जिसे वह रोक नहीं पाया। सिमिंगजिंग को अभी भी यह एहसास नहीं था कि यह आदमी क्या साजिश कर रहा है। सिमिंगजिंग के होंठ थोड़े से मुड़े। मिस्टर मो, आपने शायद पहले भी शियाओबाई की मां के बाल अक्सर सुखाए होंगे, है ना? आपकी तकनीक काफी अच्छी है। मुझे लगता है कि मैं शियाओबाई की मां के अच्छे भाग्य का लाभ उठा रही हूँ। धन्यवाद। मोयिन्हे की आवाज़ बहुत धीमी थी। उसे अपने बाल सुखाना पसंद नहीं था। हर बार नहाने के बाद वह मुझे ऐसा करने के लिए परेशान करती थी और अगर मैं नहीं करता था तो वह जाने नहीं देती थी। जो कोई भी इन शब्दों को सुनता, उसे लगता कि वे किसी ऐसे व्यक्ति से आए हैं जो बहुत लाडला है और अपने प्रिय के स्नेह में आश्वस्त है। यह हसीन रूप से कोमल लग रहा था और किसी को भी ईर्ष्या करने के लिए काफी था। सिमिंगजिंग ने सावधानी से कहा, शियाओबाई की मां सच में बहुत भाग्यशाली हैं। मोयिन्हे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपनी ठंडी पीठ उसे दिखाई क्योंकि वह हेयर ड्रायर को उसकी निर्धारित जगह पर रखने के लिए बाथरूम में चला गया। जब वह लौटा, तो उसकी सूखी हथेली में कुछ बूंदें हेयर ऑयल की थीं, जिसे उसने हल्के से उसकी जड़ों में लगाया। तभी उसने काम को पूरा माना। एक बार जब उसके बाल सूख गए, तो सिमिंगजिंग तुरंत खड़ी हो गई। उसने बीनबैग कुर्सी मोयिन्हे को दी और उसे एक गिलास पानी भरकर उसे देते हुए कहा, मिस्टर मो, क्या आपने इसे हल करने का तरीका पता लगाया है? मोयिन्हे ने गिलास लिया और बैठ गया, उसकी पतली उंगलियां कप को घुमा रही थीं। उसने अपनी कलाई उठाई, समय देखा और पूरी शांति से कहा, कोई जल्दी नहीं है। सिमिंगजिंग मन ही मन बड़बड़ा रही थी। तुम्हें जल्दी नहीं हो सकती, लेकिन मुझे है। यह आधी रात है और तुम एक आदमी मेरे बेडरूम में हो। तुम्हें यह अजीब नहीं लग सकता, लेकिन मुझे जरूर लग रहा है। और क्या यह इसलिए था क्योंकि मैंने दावत में बहुत ज्यादा पी लिया था? मुझे थोड़ा थोड़ा नशा महसूस हो रहा है। क्या मैंने बहुत ज्यादा पी लिया था? क्या शराब का असर अब हो रहा है? क्या हुआ? क्या तबीयत ठीक नहीं लग रही? मोयिन्हे ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा, उसे देखते हुए। सिमिंगजिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और जवाब नहीं दिया। वह बस बिस्तर की ओर चली गई, बैठने का इरादा था, लेकिन उसके कदम ऐसे लग रहे थे जैसे वह बादलों पर चल रही हो, कमजोर और अस्थिर। सिमिंगजिंग ने आश्चर्य में कहा, क्या मेरी शराब सहने की क्षमता इतनी कमजोर है? आज रात की पारिवारिक पहचान दावत में मैंने ज्यादा से ज्यादा एक गिलास रेड वाइन पी थी। नहीं, ये सही नहीं है। सिमिंगजिंग ने अपनी कनपटियों को दबाया। नशे की यह भावना एक तैरने वाली, सुखद भावना के साथ आई, जैसे कि हर के शिकागर मां पानी के झरने में भिगो रही हो। यह नशे में होने के चक्कर से बिल्कुल अलग था।
हैरान और अविश्वसनीय रूप से सी मिंगजिंग ने बीनबैग कुर्सी पर बैठे आदमी को घूर कर देखा। मो यिनहे, क्या तुमने मुझे अपने परफ्यूम से जहर दिया है? उद्धरण चिन्ह मो यिनहे। सी मिंगजिंग घबरा गई। वह शायद ही कभी ऐसी दुविधा में रही हो। कमजोर कदमों के साथ उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की। मो यिनहे ने उसे लड़खड़ाते हुए देखा, बेतहाशा भागने की कोशिश कर रही थी। वह गिरने वाली थी और दृश्य एक जबरदस्ती बहकाने वाले नाटक जैसा लग रहा था। यहाँ तक कि सबसे शांत आदम बड़ी ई भी परेशान हुए बिना नहीं रह सका। अगर वह उसका फायदा उठाना चाहता तो क्या उसे जहर जैसी परेशानी भरी चीज का सहारा लेने की जरूरत होती? वह उसे गंभीरता से कम आंक रही थी। वह केवल यह और पुष्टि करना चाहता था कि क्या वह वास्तव में उसकी जान थी। परिणाम जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। अध्याय 69 मो यिनहे, ज़ेनलॉन्ग फ्रेग्रेंस, द क्योर फॉर योर नंबर 4। इतनी जल्दी क्या है? मो यिनहे खड़ा हुआ और जल्दी से कमरे को पार किया। सी मिंगजिन को सहारा देने का इरादा था, जिसका शरीर अस्थिर रूप से झूल रहा था। इससे पहले कि वह उसकी बांह को छू पाता, उसका 1.75 मीटर का लंबा कद अचानक एक छोटी सी क्यूटी में सिकुड़ गया। मो यिनहे ने ठीक उस मुलायम छोटे शरीर को पकड़ लिया, उसे करीब रखा। उसकी भावनाएं एक तूफानी समुद्र की तरह उमड़ रही थीं। उसने अपनी बाहों में छोटे प्राणी को घूर कर देखा। उसकी आंखें तुरंत नम हो गईं, एक अवर्णनीय उत्साह से अभिभूत हो गया। यह उसकी परिचित जान थी। वह वास्तव में उससे गलती नहीं कर रहा था। जान ने कहा था कि यह परफ्यूम केवल उसके लिए था, इसलिए सी मिंगजिंग निश्चित रूप से उसकी जान थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। अपने ड्रैगन रूप में उसने अपनी दिखावट बिल्कुल भी नहीं बदली थी। वह वही परिचित नुस्खा थी, वही परिचित प्यारी चिबी ड्रैगन। खासकर उसके छोटे पेट पर महीन, हल्के गुलाबी रंग के रोएं, उसकी तर्जनी से बस कुछ ही खरोंचें उसे उसकी बाहों में हिलने और हंसने पर मजबूर कर देती थीं। एमएमएच, हा हा, मो यिनहे, मुझे जाने दो, हा हा हा, रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, हा हा हा, बस तुम इंतजार करो। मो यिनहे की उंगलियों ने प्यारी चिबी ड्रैगन के पेट पर कई बार खरोंचा। सी मिंगजिंग, परेशान और गुदगुदी, हंसी और मो यिनहे की बाहों में लुढ़क गई। उसकी छोटी पूंछ इधर उधर हिल रही थी। वह एक कटी हुई मछली की तरह नहीं रहना चाहती थी, जो उसकी दया पर थी। उसने अपने मानव रूप में वापस बदलने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की। 20 साल तक जीवित रहने के बाद सी मिंगजिन को ऐसी स्थिति का कभी सामना नहीं करना पड़ा था। वह हैरान और बहुत गुस्से में थी, दहाड़ रही थी। मो यिनहे, तुमने मुझे किस तरह का जहर दिया है? उसकी आवाज नर्म थी और उसमें कोई बल नहीं था। इसके बजाय यह इतनी निराली और प्यारी थी। जान, डरो मत, ये जहर नहीं है, ये तुम्हारी कामोत्तेजना की अवधि से निपटने में तुम्हारी मदद करने के लिए है। उसने उसे शांत किया। ये वह परफ्यूम था जिसे उसने खुद बनाया था। ये केवल उसकी कामोत्तेजना की अवधि को शांत करने में मदद करेगा, इसमें बिल्कुल कोई नुकसान नहीं था। ये केवल उसे इतना आनंद महसूस कराएगा कि वह उड़ना चाहेगी। ये छोटी जान कभी खुद को धोखा नहीं देती थी। भले ही उसने हमेशा दावा किया कि उसने जो परफ्यूम विकसित किया है, वह विशेष रूप से खुद का मुकाबला करने के लिए है। मो यिनहे अच्छी तरह से जानता था कि जब भी वह सुगंध को सूंघती थी, तो वह एक आनंदित मूर्ख की तरह संतुष्ट दिखती थी, जैसे पानी में एक मछली, अपने फायदे में मग्न होकर, जबकि मासूमियत का ढोंग करती थी। मो यिनहे ने एक हैंगर पर लटके हुए एक कोट को उठाया, उसे उस पर लपेटा और उसे अपनी बाहों में सीधे बेडरूम से बाहर ले गया। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मो यिनहे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे नशीला पदार्थ देने जैसी घटिया हरकत पर उतर आओगे। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि मैं तुम्हारी जान नहीं हूँ? तुमने गलत व्यक्ति को पकड़ा है। क्या तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारी अपनी पत्नी कैसी दिखती है? तुम पति कहलाने के लायक नहीं हो। उस आदमी ने उसकी हिस्टीरिया को नजरअंदाज कर दिया और उसे सीधे अपने विला में बेडरूम में वापस ले गया। बेडरूम में वापस आने के बाद मो यिनहे ने उसे बिस्तर पर नीचे रख दिया। प्यारी चिबी ड्रैगन सी मिंगजिंग तुरंत एक तकिए के पीछे चली गई। उसकी सुंदर सुनहरी आंखें मो यिनहे को भयंकर रूप से घूर रही थीं। उसकी आवाज ने एक चेतावनी दी, मो यिनहे, होश में आओ। क्या तुम इसलिए पागल हो गए हो क्योंकि तुमने आज रात अपनी दवा नहीं ली है? उद्धरण चिन्ह मो यिनहे ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह अलमारी तक गया, अंदर खंगाला और एक फोटो एल्बम निकाला और बिस्तर पर लौट आया। उसने एल्बम खोला, बिस्तर पर लेट गया और उसे पास आने का इशारा किया। उसकी आवाज गहरी और गर्मजोशी से भरी थी, आओ देखो। सी मिंगजिंग ने अपने सतर्क, प्यारी चिबी ड्रैगन हॉर्न्स को ऊपर उठाया। मुझे क्या देखना है? उसने अपनी जगह पर रहते हुए पूछा। पूरा एल्बम सी मिंगजिंग के ड्रैगन रूप की तस्वीरों से भरा हुआ था। मो यिनहे चाहता था कि वह देखे, ये समझे कि क्या वह वास्तव में उसकी जान थी या नहीं। मो यिनहे के पास कई सवाल थे। उदाहरण के लिए, उसने अपनी दिखावट कैसे बदली और सॉन्ग परिवार की बेटी बन गई? सॉन्ग जैसे एक छोटे परिवार के लोग उसके लायक कैसे हो सकते हैं? सी मिंगजिंग अपने तकिया किले में अडिग थी, पास आने से इनकार कर दिया। तो मो यिनहे ने बस एल्बम को सीधा किया और उसे देखने के लिए पन्ने पलटे। अनजाने में एक झलक मिलते ही सी मिंगजिंग का भाव थोड़े आश्चर्य में बदल गया। क्या वह मैं नहीं हूँ? अध्याय 70 लिटिल ड्रैगन हैचलिंग, जिंग जिंग मेरी है। एक, नहीं, वह मैं नहीं हूँ। सी मिंगजिंग ने खुद को शांत किया। अपने पूरे जीवन में उसने ये तस्वीरें कभी नहीं ली थीं। और इन तस्वीरों में दृश्य सभी अलग अलग थे। कुछ राजसी पर्वत चोटियों पर लिए गए थे, अन्य क्रूज जहाजों पर जहां समुद्र आकाश से मिलता था।
असीम सरसों के फूलों के खेतों में, इतिहास में डूबी प्राचीन इमारतों के सामने, हलचल भरी खाने की गलियों के बीच, और यहाँ तक कि भाप से भरे गर्म पानी के झरनों में भी तस्वीरें थीं। वसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी की तस्वीरें थीं, जो सभी मौसमों को कवर करती थीं। सभी तस्वीरों में केवल एक ही समानता थी, उनमें मौजूद लड़की हमेशा मोयिन्हे के कंधों पर खड़ी होती थी, प्रभावशाली दिखती थी, उसका छोटा सिर उसके सुंदर चेहरे से अंतरंग रूप से दबा हुआ था, इतना प्यारा कि मर ही जाए। सी मिंगजिंग की आंखें जहर से नम हो गई थीं। उसके छोटे पंजे तकिए को कसकर पकड़े हुए थे, उसका छोटा शरीर आधा उसके साथ लिपटा हुआ था। एक पल के लिए सोचने के बाद, मैं केवल एक हफ्ते से पृथ्वी पर हूँ। मोयिन्हे के साथ ये तस्वीरें लेना मेरे लिए असंभव है। वह समझ गई। क्या ये वही जान है जिसके बारे में मोयिन्हे ने बात की थी? शियाओबाई की माँ, वह वास्तव में मेरे जैसी दिखती है, जैसे हम जुड़वां हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मोयिन्हे ने मुझसे गलती की। सी मिंगजिंग शांत हो गई और जोर देकर कहा, मिस्टर मो, यह मैं नहीं हूँ। हम बस एक जैसे दिखते हैं। उसके छोटे पंजों ने मुलायम तकिए पर 2 बार हल्के से थपथपाया। शांत हो जाओ, जीवन में कोई बाधा नहीं है जिसे पार नहीं किया जा सकता है। जो बीत गया वह बीत गया। तुम्हें आगे देखना चाहिए। मोयिन्हे की गहरी आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई यादें याद नहीं आ रही थीं। कोई बात नहीं, मैं, मोयिन्हे, बिल्कुल भी निराश नहीं हूं। हालांकि उसकी गहरी आवाज में एक सूक्ष्म, हल्की उदासी थी। हम इसे सुलझा लेंगे। मैं अपने दिल में जानता हूं कि सच क्या है। उसने फोटो एल्बम बंद कर दिया, उसे बेडसाइड टेबल पर रखा और पहली दराज से परफ्यूम की एक उत्तम बोतल निकाली। उसने लापरवाही से इसे खुद पर और कुछ बार बिस्तर के ऊपर हवा में छिड़का। तुम अभी भी जहर फैला रहे हो। प्यारी चिबी ड्रैगन, सी मिंगजिंग ने तुरंत अपने छोटे पंजे निकालकर अपने छोटे मुंह को कसकर ढक लिया। हवा में सुगंध कितनी भी सुखद क्यों ना हो, मुझे इसका और ज्यादा बिल्कुल नहीं सूंघना चाहिए, या मेरी सुरक्षा ढह जाएगी। मोयिन्हे हंसा, उसके मुंह पर लगे छोटे पंजों को खोलते हुए। उसके फीचर्स सुंदर थे और उसमें एक महान गरिमा थी, यहाँ तक कि कुछ घृणित काम करते समय भी वह एक खलनायक के रूप में नहीं आया। उसके अच्छी तरह से परिभाषित हाथ ने उसके चमकदार, प्यारे और मोटे ड्रैगन हॉर्न्स को चुटकी ली। वह जानता था कि यह जगह उसकी सबसे संवेदनशील थी। तुरंत सी मिंगजिंग पूरे शरीर में सिहर उठी। ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बिजली का कट उसके शरीर से गुजर रहा हो, जिससे उसके हल्के गुलाबी रोए का हर गुच्छा आराम में फैल गया हो। क्या अच्छा लग रहा है। मोयिन्हे फिर से हंसा, उसे देखकर, जो अनुभूति से इतना अभिभूत थी कि उसके छोटे पैर के अंगूठे थोड़े से मुड़ गए, फिर भी उसने अपनी खुशी को स्वीकार करने से दृढ़ता से इनकार कर दिया। वह एक गरमाई हुई, फिर भी गरिमापूर्ण बिल्ली की तरह थी। इससे केवल मोयिन्हे उसे और ज्यादा लिप्त करना चाहता था। उसने उन्हें कुछ बार चुटकी ली, फिर कुछ बार और। मोयिन्हे, सी मिंगजिंग ने अपने दांत पीसे, अपने शरीर की ईमानदार प्रतिक्रिया का विरोध करने में असमर्थ थी। तुम कमीने हो। मोयिन्हे जोर से हंसा। जान, अपनी गर्मी को ज्यादा दबाना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बुरा है। मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ। मेरी देखभाल, मेरे गधे की। जब सी मिंगजिंग का गुस्सा भड़का, तो उसने जेल स्टार पर कैदियों से सीखी हुई गालियां तुरंत उसके होठों पर आ गईं। वह आदमी से दूर जाने की कोशिश में अपने छोटे पैरों पर कई कदम पीछे हटी। उसका छोटा शरीर एक तकिए से बड़ा नहीं था, बिस्तर पर ऐसे हिल रहा था जैसे वह नशे में हो। इसने मोया, छोटी इन्हे को पूरी तरह से हंसा दिया, जो बिस्तर पर अपनी तरफ लेटा हुआ था, मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रहा था। वह भूल गया था कि उसे इतनी जोर से हंसे हुए कितना समय हो गया था। शायद जिस दिन वह चली गई, उसने न केवल अपनी जीवंतता खो दी, बल्कि अपनी मुस्कुराने की क्षमता भी खो दी। अब ये सब वापस आ गया था।